हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय क्लास। कैसे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। भन्नाट तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक एज फार अभी तक मॉडर्न फिजिक्स कैसा चल रहा है, मतलब बेसिक बेसिक लेवल के सारे कंसेप्ट, सारे की पॉइंट्स आप सभी लोग को कवर हो चुके हैं कि नहीं हो रहे हैं। ज़रूर बताएं कैसा लगा। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है फिजिक्स को लेके, जो आपका एक डर है। मेरा काम यही है कि देखो डर तुम्हारा निकाल दूं। ठीक है। मैं मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है यार। और मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मैं तो कुछ मतलब हुई नहीं, समझो ऐसा। तुम खुद सब कर सकते हो, बस तुम डरते हो। और एज अ टीचर मेरा काम यह है, फिजिक्स को लेके जो डर है ना, कि सब फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते, फिजिक्स नहीं होती, वो मैं तुम्हारा निकाल दूँ। मैं तुम्हारा डर हटाया, तुम अपना स्कोर देखो। मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर तुम फिजिक्स में करोगे। एज अ टीचर मेरा काम ये है कि जो एक तुम्हारे दिमाग में रिपल्शन नहीं होता है कि यार पहले बायो पढ़ लेते हैं फिर केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, समय मिल गया तो शायद फिजिक्स कर लेंगे। वो रिपल्शन, सबसे पहले फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा फिजिक्स बन जाए। फिजिक्स सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, फिजिक्स को समझने में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये एज अ टीचर मेरा रोल है। और उसी को मैं पूरा करने के लिए अपनी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊँ। एक बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है कि क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बकवास है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बिना कंसेप्चुअल सीखे, बिना कंसेप्ट को अच्छे से समझे, की पॉइंट्स, माइनर पॉइंट्स जो हैं, डिटेलिंग्स जो हैं, वो बिना जाने अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग गए तो कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब आप कर रहे हो तो क्वेश्चन समझ में, अच्छा इसमें ये अप्लाई होना है, तुम्हारे दिमाग से खुद चमक रहा है। और तुम जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है। तो अभी वही कंसेप्ट बिल्डिंग वाले फेज में मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ कि फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, वो फील डेवलप होए तुम्हारे अंदर कि हाँ यार, हर एक माइन्यूट बात पे, हर एक माइनर कंसेप्ट पे डिफाइन करना है। सिर्फ हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, हमें समझना भी है चीज़ों। तो वो चीज़ मैं अपने यहाँ पे बताता हूँ। और खास तौर से मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो ज़्यादातर थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पार्ट तो बहुत इजी है, एक ही दो फॉर्मूले हैं। थ्योरेटिकली तुम्हें जितनी समझ होगी उतने ज़्यादा तुम स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छे कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया था बच्चा पार्टी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी कल। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। वहां पे बच्चा पार्टी मैंने तुम्हें समझाया था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में तुम्हें मैंने समझाया था। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में अपन ने पढ़ा था बच्चा पार्टी कि के ई मैक्स जो होता है, के ई मैक्स क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन के दो फॉर्मूले बताए थे, एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। एच न्यू दे रखा है तो एच न्यू लगा देना, एच सी बाई लैम्डा दे रखा है तो एच सी बाई लैम्डा देना, कोई बात। फिर मैं बताया था के ई मैक्स, ये क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लेस देन इक्वल टू के ई मैक्स होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो के ई मैक्स और जीरो के बीच में होगी। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। फिर इस पे अपन ने सवाल भी किया था। फिर अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था किस पे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था। और इस ग्राफ को जब प्लॉट किया था तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला था, जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होता था, स्लोप पॉजिटिव होता था। इसका जो स्लोप होता था उसकी वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होती थी। यहां जो एंगल आता था हॉरिजॉन्टल से थीटा, इस एंगल की वैल्यू अगर अपन बात करें तो टेन थीटा जो होता था स्लोप होता था, जिसकी वैल्यू एच होती थी। ये इंटरसेप्ट जो होता था माइनस का फाई होता था। क्या ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, हाँ या ना?
अच्छे से समझ में आ गई थी। अब आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में आज क्या क्या पढ़ेंगे, कल जो रह गया था अपना, सबसे पहले तो वो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आज अपन स्टडी करने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद जो स्टडी करेंगे वो अपन करेंगे, तो सबसे पहले टॉपिक देखेंगे अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ पढ़ेंगे। फिर कुछ पट्टेबाजी है, मतलब कुछ फोटॉन्स थ्योरी को लेके कुछ सवाल हैं जो बेसिकली यहाँ डुअल नेचर में भी हो जाते हैं, इलेक्ट्रो ईएम वेव्स में भी पढ़ा दिए जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा पार्ट मतलब खिंच सकता है, तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट है जो दोनों में से कहीं एक पढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, वहाँ का लेक्चर अपना फिर एक सेव हो जाएगा। इसे कहते हैं टेक्निक। तो यहाँ पे पढ़ेंगे पॉइंट सोर्स एंड इंटेंसिटी। तो ये पार्ट वहाँ पे भी पढ़ सकते थे, यहाँ पे भी पढ़ सकते थे, तो मैं यहीं पढ़ा दे रहा ताकि अपना लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन कवर हो जाए। फिर अगर समय बच गया आज के लेक्चर में, तो डी बोगराई वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मन। तो ये मोटे मोटे 4 टॉपिक्स बचे हैं अपने पास डुअल नेचर में पढ़ने को। पहली अपनी कोशिश ये है कि इन दोनों को अच्छे से समझ लिया जाए। ये दोनों तो काफी इजी है, ठीक है। समय बचेगा तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा लग रहा होगा दोनों खत्म हो सकते हैं, आधा घंटा बच गया होगा तो आधे घंटे या 1 घंटा आधा नहीं 45 मिनट बच जाएगा, तो ये दोनों इकट्ठा कर लेंगे। नहीं बच रहा होगा तो सिर्फ ये दोनों को अच्छे से करके इसी पे भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्त अपनी आगे की कहानी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट के ग्राफ को अपन समझते हैं दोस्त। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट के ग्राफ को समझते हैं दोस्त। ये अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या है बच्चा पार्टी, करंट आएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, और यहाँ पे सैचुरेशन करंट आती है। ये जो करंट होती है बहुत छोटी सी करंट होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करंट होती है, ये बहुत छोटी सी करंट होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। अब एक्सपेरिमेंटली स्टॉपिंग पोटेंशियल को वैरी करके करंट को, जो फोटो करंट मिल रहा था, जो फोटो करंट मिल रहा था उसके ग्राफ को स्टडी किया गया। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये ग्राफ कैसा आया, कुछ इस तरीके से आया। ये जो वैल्यू आती है, जो मैक्सिमम पीक ये अटेंड कर पा रहा है, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, ये करंट है इन माइक्रो एम्पियर। ये जो करंट आई बच्चा पार्टी, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट होती है, इसे आई नॉट, दैट इज सैचुरेशन करंट कहते हैं। ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली मिला। यही ग्राफ एनसीईआरटी में भी बना है, तो एनसीईआरटी का ग्राफ भी है, एक्सपेरिमेंटली ये बना था, तो इसका लॉजिक नहीं सुना ऐसा क्यों बना, ये ऐसा पाया गया। ये बात क्लियर। अब इस ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ में क्या घटनाएं हो रही हैं। उससे पहले मैं इनके मतलब लिख डाल देता हूं। ये जो पॉइंट था वो था वी स्टॉपिंग। वी स्टॉपिंग, स्टॉप का मतलब क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये क्या है, आई है। ये जो आई नॉट है, ये आई नॉट है, इसका क्या मतलब है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या होती है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब देखो हो क्या रहा है बच्चों,
सिंपल सी बात है कि जब आप किसी मेटल प्लेट पे फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हो, लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, फोटॉन आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। जब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मतलब ओरिजिन से इधर की बात, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मतलब एनोड जो है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव चार्ज आया, सटाक से खिंचा हुआ आएगा, तो वो चार्ज क्या होंगे, यहाँ पे आना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे एनोड का, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से निकल रहे हैं उनकी संख्या जो एनोड पे कलेक्ट हो पा रहे हैं, भाई देखो यहाँ से जो निकल रहे हैं कुछ कोलाइड करके वहीं पे रुक जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं फिर वापस आ जा रहे हैं, कुछ आपस में लड़ बढ़ा के खत्म हो जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम ये एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे पॉजिटिव साइड में, तो जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है उसकी चाहत एनोड की तरफ खींचे आने की बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय तुम पोटेंशियल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतना बढ़ा दिया कि जितने भी मतलब फोटॉन टकरा रहे, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, फोटॉन के टकराने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं सारे के सारे एनोड पे पहुंच जा रहे हैं। उसके बाद अब पोटेंशियल और बढ़ा दो तो क्या फर्दर और करंट बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे करंट के आने का लॉजिक क्या था, फोटॉन्स आए, टकराए, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, अब इनमें से फ्री इलेक्ट्रॉन जितने एनोड पे पहुंच पा रहे हैं, एनोड वाली प्लेट पे, वही तो करंट बना रहे हैं, वही तो करंट बना रहे हैं, हाँ या ना? भाई देखो ये डायग्राम था अपना, ये माइक्रो एम्पियर में करंट नाप रहे थे। ये आपकी वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब थी। भाई यहां से अपन फोटोन भेज रहे थे, फोटोन भेजने से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होंगे ये क्या करेंगे, निकलेंगे, लेकिन निकलते ही क्या हो सकता है कि आड़ोस पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन से, एटम से, लैटिस से टकरा टुकरू के अपनी एनर्जी को लॉस कर दे और वापस से यही कैथोड पे एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन अगर इसका पोटेंशियल सफिशिएंटली पॉजिटिवली हाई कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की चाहत रखने लगेंगे। अब एक समय ऐसा आया, फोटोन आते जा रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री करा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं वो सारे के सारे निकल के यहां पहुंच गए। अब क्या पोटेंशियल और बढ़ाओगे तो जब और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या यहां पहुंचेंगे कद्दू? तो उससे ज्यादा तो पहुंच नहीं सकते। भाई ये फोटॉन जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री करा रहे हैं, इसकी तो एक लिमिट है। मान लो यहां से कुछ हजारों फोटॉन्स आ रहे हैं और ये टकराने पे लेट से मान लो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम तो कर रहा है, 1000 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री करा दे रहे हैं। अब ये 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन एक समय आया कि इतना हाई कर दिया कि 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहां रिसीव हो गए। अब मतलब उससे ज्यादा तो अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। फोटॉन्स की जब तक जनसंख्या तुम बढ़ाओगे नहीं, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जब तक बढ़ाओगे नहीं, तब तक तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते, और इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते तो और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच नहीं सकते। तो सैचुरेशन करंट पहुंचना, बात समझो, अगर लाइट की इंटेंसिटी हमने फिक्स रख रखी है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जहाँ यहाँ इंसिडेंट करा रहे हैं वो फिक्स है, तो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे, और फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तुमने इतना हाईली पॉजिटिव कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सारे के सारे पहुंच गए। उसके बाद तुम पोटेंशियल को और पॉजिटिव कर लो तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज जितने अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो सारे पहुंच चुक रहे हैं। तो वो जो करंट मिल रही है उस इंस्टेंट पे, उसे सैचुरेशन करंट कहते हैं। इसलिए करंट सैचुरेशन वैल्यू अटेंड करता है। तो ये बात समझ में आई कि करंट सैचुरेशन वैल्यू क्यों अटेंड कर रहा है, बिकॉज जो कैथोड प्लेट से, मेटेलिक प्लेट से, फोटोसेंसिटिव प्लेट से जब फोटोन टकरा के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी संख्या तो फिक्स है। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए सारे के सारे जब एक बार एनोड पे पहुंच गए, उससे ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट तो कभी मिल नहीं सकती, तो इसलिए सैचुरेशन करंट मिल रही है। और ये क्या है बच्चा पार्टी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या लॉजिक है, कल भी बता चुका हूं, एक बार वापस से बता देता हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या लॉजिक है, देखो दोस्त, जितने इलेक्ट्रॉन निकले यहां पहुंचे, पहुंचने की कोशिश करी, ठीक है। अब अगर मैंने इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, तो ये नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, तो मैक्सिमम एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन इसके रिपल्शन की वजह से यहां कलेक्ट होने से पहले पहले रेस्ट पे आ गया और वापस लौट गया, ठीक है। तो कोई करंट नहीं मिलेगी, तो करंट जीरो हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगी। तो जहां पे ये कर्व जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, पोटेंशियल वाले ग्राफ को टच करता है, यहां पे वी स्टॉपिंग नहीं, यहां पे पोटेंशियल आएगा, इस एक्सिस पे पोटेंशियल आएगा। वी स्टॉपिंग तो सिर्फ एक वैल्यू है।
ठीक है। तो ये वी स्टॉपिंग, जहां पे ये एक्स एक्सिस को, ये वाला कर्व जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू देता है। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो ग्राफ बेसिक लेवल पे समझ में आया, मस्त है। अब देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट पे नहीं आएगा, तो घुमा फिरा के बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करके पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी ऐसी की तैसी अपन सारी बातें, जो भी वेरिएशन पॉसिबल है, सारी बातों पे डिस्कशन कर लेते हैं। फिर तुम देख लेना कैसे तुमसे कोई भी सवाल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी ग्राफ में आगे डिस्कशन करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की का इफेक्ट अपन डिस्कस करते हैं। समझो बच्चा पार्टी इसको भी। भाई ये फोटॉन्स आ रहे हैं, इस पे पढ़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को फ्री करा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच रहे हैं। ग्राफ बनाता हूं इसका। स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पे क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। वो भी किस में, माइक्रो एम्पियर में। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डंडी को। करंट वो भी माइक्रो एम्पियर में। अब समझना, जो सेचुरेशन करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ जो आया था, वो कुछ ऐसा आया था, ये कुछ ऐसा आया था, हाँ या ना? कोई सेचुरेशन वैल्यू इन्होंने अटेंड करी थी? क्लियर है? अब हमने क्या किया, अब समझो इस बात को थोड़ा अच्छे से मोहब्बत में समझना। मेरे यंत्र मेरे काम आएंगे। समझो, यहां पे फोटोन इंसिडेंट कराने के लिए अपन क्या कर रहे थे, एक ही लाइट सोर्स, एक ही टॉर्च यूज कर रहे थे। अब एक टॉर्च अगर अपन यूज कर रहे थे, एक टॉर्च अगर अपन यूज कर रहे थे, सिर्फ एक ही टॉर्च, तो वो टॉर्च से जितनी भी लाइट निकल रही थी वो यहां पे पहुंच रही थी। वो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा रही थी। जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे, जब सफिशिएंटली हाई पोटेंशियल कर दोगे, सारे के सारे एनोड प्लेट पे आ जाएंगे, कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्टर प्लेट पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो जो करंट मिलेगी वो सैचुरेशन करंट मिलेगी, हाँ या ना? लेकिन मेरा मन नहीं भरा, अगर मैंने कहा भाई एक टॉर्च नहीं, दो टॉर्च ले आते हैं। अब अगर मैंने एक की जगह, ये देखो, दो दो टॉर्च लगा दिए, एक की जगह दो दो टॉर्च, ये वाला भी टॉर्च, ये वाला भी, दोनों टॉर्च से मैं लाइट मार रहा हूं, तो अब क्या मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दे रहा हूं इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दे रहा हूं क्या, हाँ या ना? अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे बढ़ा दूंगा, तो जब ज्यादा फोटोन आके टकराएंगे मेटल प्लेट पे, तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? तो क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, क्या ये कलेक्टर प्लेट उतने ज्यादा को खींच सकती है अपनी तरफ? तो क्या सैचुरेशन करंट बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर मैं नंबर ऑफ टॉर्च, भाई यही सेम फ्रीक्वेंसी के, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी था, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन ही एमिट कर रहा है, बस नंबर ऑफ टॉर्च बढ़ा दिए, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं किया, तो हमेशा ये वाला पॉइंट सेम रहेगा। बस ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब जो नया ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी मेरा इतने पे भी मन नहीं भरा, मैंने कहा ऐसे कैसे, तीन टॉर्च यूज करते हैं। ये रही अपनी मेटालिक प्लेट, ये एक टॉर्च, ये दो टॉर्च, ये तीन टॉर्च, तीन टॉर्च दिख रही हैं,
ये तीसरा रिमोट, ठीक है। ये काले कलर होने की वजह से शायद तुम्हें अच्छे से ना दिखे, तो मैं अपना फ़ोन ही यूज़ कर लेता हूँ। ये 3 टॉर्च, ये एक टॉर्च, ये 2 टॉर्च, ये एक टॉर्च, ये 2 टॉर्च, ये तीसरा मेरा मोबाइल। ये तीनों से लाइट अगर मैं इस मेटालिक प्लेट पे मारूंगा तो अब और ज्यादा फोटॉन्स जाके टकराएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्या कलेक्टर प्लेट और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, तो क्या करंट और ज्यादा मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। तो इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इस केस में अगर बच्चा पार्टी में ग्राफ बनाऊं, स्टॉप इसी का, तो क्या सा ग्राफ पे देखो क्या फर्क पड़ेंगे, इस बात को थोड़ा समझते हैं। इस केस में जो ग्राफ होगा वो थोड़ा कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये बात आई मेरी समझ में? और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं ये ग्राफ डिस्कस करूं, ये इंटेंसिटी I1 पे है, ये I2 पे है, अरे यार, ये इंटेंसिटी I1 पे ग्राफ बना है, ये इंटेंसिटी I2 पे है, ये इंटेंसिटी I3 पे। करंट के लिए कैपिटल आई यूज नहीं करते हैं क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। करंट के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल आई। करंट के लिए हम यहाँ पे स्मॉल आई यूज करते हैं। पिछले ग्राफ में भी करेक्ट कर लो, क्योंकि कई बच्चे फिर यहाँ पे सर ये करंट है वो इंटेंसिटी कैसे। करंट को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और इंटेंसिटी को कैपिटल आई से, ठीक है। ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों आई से ही है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्मॉल आई मीन्स करंट, कैपिटल आई मतलब इंटेंसिटी। तो यहां पे I1 I2 I3 थ्री डिफरेंट इंटेंसिटीज पे हैं। तो क्या बच्चा पार्टी, मैं लिख सकता हूं I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, कंफर्टेबल है। इंटेंसिटी मतलब कितनी ज्यादा रोशनी आ रही, कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। इंटेंसिटी पे भी एक डिस्कशन कर ही देते हैं, हेडिंग लगाओ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी अगर बेसिक फिजिक्स का शब्द है, इंटेंसिटी को दो समझे समझना। बेसिकली इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। अब पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भाई पावर को अगर एनर्जी अपॉन टाइम लिख देंगे तो क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा? अब अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो लाइट सोर्स के पास जो एनर्जी है वो किसके में होती है? फोटॉन्स के पास होती है। तो फोटॉन्स की एनर्जी क्या एन इंटू एच न्यू लिख सकते हो? फोटॉन्स की एनर्जी क्या एन इंटू एच न्यू रख सकते हो? हाँ, हाँ या ना? क्लियर है? तो यहां पे आप देखोगे एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मैं पुट करना चाहूं, तो क्या एन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एच न्यू, ठीक है। एनर्जी की अगर बच्चा पार्टी बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन हो जाएगी। टोटल एनर्जी अगर लाइट सोर्स की बात करूं, कोई लाइट सोर्स एन नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इजेक्ट कर रहा है, तो उसके पास जो टोटल एनर्जी आ रही है, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी? एच न्यू। और ऐसे अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं तो एन इंटू एच न्यू क्या आपके पास एनर्जी हो जाएगी? हाँ या ना? ये बात क्लियर है? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लगा दोगे। यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है इंटेंसिटी डायरेक्टली देखो, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी एनर्जी एच न्यू, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो फोटॉन्स की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये सेम होगा। मेटल का जो प्लेट है, प्लेट का एरिया सेम है। पर यूनिट टाइम बात करें तो सारी चीजें फिक्स है, बस क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड कर रही है। तो यहां से नोट लिख लो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स
is same, then intensity then intensity is directly proportional to number of photons, number of photons, number of photons। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो कंटेक्चुअली आते हैं। तुम्हें समझना पड़ेगा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना। यहां पे भी देखो बच्चा पार्टी, मैंने एक की जगह जब 2 टॉर्च या 3 टॉर्च यूज करी थी, अपनी टॉर्च को वापस से लेके आता हूं, अगर मैंने एक की जगह 2 टॉर्च करी थी, तो बेसिकली 2 सोर्स लगा के हमने किए क्या थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो बढ़ाए थे। हमने 2 सोर्स को लगा के नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्ट कर रहा है, ये कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्ट कर निकाल रहा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही तो बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, लेकिन कब, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर कोई फ्रीक्वेंसी पे टिप्पणी नहीं करी है, माइंड बाय वर्ड, अगर फ्रीक्वेंसी पे कोई टिप्पणी नहीं करी है तो आप ये एज्यूम करोगे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, कैसे, फोटॉन्स की संख्या को बढ़ा के, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा के। आई होप यहां तक कंफर्टेबल। फ्रीक्वेंसी, अगर इंटेंसिटी घटा भी रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम कर रहे होंगे। इंटेंसिटी बढ़ा रहे होंगे तो भी क्या कर रहे होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे होंगे। इंटेंसिटी घटाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स घटाना होता है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं मेंशन है तो तुम क्या मानोगे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही है। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़ जाए, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। ठीक है, अब अगला की पॉइंट होता है, फिर इसके बाद इस पूरे ग्राफ को समराइज भी कर दूंगा छोटे से पार्ट में। अगला की पॉइंट समझो। टाइप 3, टाइप 2, ये करंट वर्सेस पोटेंशियल वाले जो ग्राफ होते हैं ना, 2 तरीके के आते हैं। ये आपका टाइप 1 था, जिसमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पूछते हैं, जिसमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पूछते हैं। ये टाइप 2 है, जिसमें आपसे क्या पूछेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो समझना बच्चा पार्टी, करंट वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ था, अब सही बना, यहां करंट, यहां वोल्टेज। जो अपन ग्राफ बना रहे थे वो बेसिकली दोस्त कुछ ऐसा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो पॉइंट था वो भी स्टॉपिंग था। अब देखो बच्चा पार्टी, क्या बच्चा पार्टी, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, के ई मैक्स क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में निकालना है, तो E इंटू वी स्टॉपिंग इज इक्व टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन पढ़ा था। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बढ़ाओगे, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, देन क्या मैं कह सकता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़नी पड़ेगी। वर्क फंक्शन तो मेटल की प्रॉपर्टी है, वो तो चेंज होने वाली नहीं जब तक मेटल नहीं बदल रहे। जो जो सरफेस है मेटालिक प्लेट जिस पे लाइट डाल रहे थे, वो फोटो सेंसिटिव प्लेट नहीं बदल रहे, तब तक वर्क फंक्शन तो चेंज होने वाला नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स तुमने बढ़ा दी, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा। और क्या ये इंटरसेप्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल को ही डिफाइन कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इन दैट केस जो ग्राफ होगा थोड़ा पीछे शिफ्ट होगा। क्लियर है, और बढ़ा दो फ्रीक्वेंसी,
कुछ ऐसा ग्राफ है। ये V1 है, ये V स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये VS2 है, ये VS3 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए VS शब्द यूज करते हैं, S फॉर स्टॉपिंग। क्लियर है? ये किसी फ्रीक्वेंसी न्यू 3 पे है। ये वाला ग्राफ जो है ग्रीन वाला, ये किसी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 पे है। और ये येलो वाला ग्राफ जो है ये किसी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 पे। ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी पे है, ये न्यू 2 फ्रीक्वेंसी पे है, ये न्यू 3 फ्रीक्वेंसी पे है। आप समझ रहे होंगे ग्राफ देख के कि न्यू 3 सबसे बड़ा होगा, न्यू 2 सबसे बड़ा, न्यू 1 सबसे छोटा होगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट फोटोन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड वाइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। तो क्या ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट होगा? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, पक्का बताओ, सच्चा बताओ, सारे बताओ। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है? तो ये स्टॉपिंग करंट वर्सेस पोटेंशियल वाले ग्राफ में यही दो केसेस थे, इसी पे घुमा फिरा के सवाल बनाते हैं, कोई ज्यादा बात तुमसे नहीं पूछ सकते। अब अगर ये सारी बातें फंडामेंटली समझ ली हैं, तो अब तैयार हो इसे स्पीड में करने के लिए। मैं अमन सर के कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूं तुम्हें। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स तो मैं बता देता हूं इस ग्राफ को लेके। सिर्फ उन की पॉइंट्स को ध्यान रखो कि चुटकी बजा के सारे आंसर आएंगे, कभी कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। फंडामेंटली समझाना मेरा काम था, मैं सिर्फ की पॉइंट बना के, कोई वन शॉट थोड़े ना चल रहा है, तो डिटेल्ड लेक्चर पढ़ रहा है तो समझना था, लेकिन अब की पॉइंट को ध्यान भी रखते। तो जो कहते हैं ना ट्रिक्स, भाई ट्रिक्स तभी काम आएंगी जब कंसेप्चुअली सीख रखा। अब कंसेप्चुअली सीख लिया, अब ट्रिक लेके आते हैं। तो घुट्टी पी लो अमन सर की, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को समराइज कर देता हूं, सिंपल सी बात है, दो बातें हैं, दो बातें हैं। हिंदी में लिखता हूं, मैसेज वाली लैंग्वेज में। अगर मैसेज वाली लैंग्वेज जो होती है ना उसमें, अगर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, बढ़ाएंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। अगर इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा की पॉइंट, अगर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये दो की पॉइंट्स है, दो घुट्टियां हैं मेरी, समझ लो सारे ग्राफ के सवाल हो जाएंगे। क्या कहा, क्या कहा बच्चा पार्टी? अगर बच्चा पार्टी आप इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो ग्राफ किधर होगा? ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा। क्या होगा? ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ग्राफ उतना ऊपर मिलेगा। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी I3 की तो I3 सबसे ऊपर, सबसे कम इंटेंसिटी I1 की तो I1 सबसे नीचे। वहीं अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रखते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स रखते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट होगा। सबसे लेफ्ट में कौन सा ग्राफ है? न्यू 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, न्यू 3 न्यू 2 न्यू 1। सिंपल सी बात है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पे ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पे ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ये बात क्लियर है? कंफर्टेबल है? मस्त है? मजे में है? ये बात क्लियर है? अब समझो, जिसके लिए ये ग्राफ का अपर लिमिट पॉइंट सेम है, जैसे अगर इस ग्राफ में तुम देखोगे तो क्या तीनों के लिए सैचुरेशन करंट सेम है? सैचुरेशन करंट तीनों के लिए सेम है, सैचुरेशन करंट सेम है। सैचुरेशन करंट का सेम कब होगा? जब इंटेंसिटी घुट्टी में अमन सर की घुट्टी में सैचुरेशन करंट सेम,
सैचुरेशन करंट सेम, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी सेम होगी, इंटेंसिटी सेम। इस केस में तुम देखो क्या न्यू1 न्यू2 न्यू3 इन तीनों के लिए जो सैचुरेशन करंट मैंने सेम बनाए, सैचुरेशन करंट मैंने सेम बनाया, मतलब इन तीनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है। इन तीनों सोर्स के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं, इन तीनों सोर्स में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सेम है, तभी सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है। सैचुरेशन करंट सेम आना मतलब इंटेंसिटी का सेम होता है। और वही दोस्त ये वाला पॉइंट अगर सेम है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको, इसी पॉइंट को क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला था भारत में? अरे हाँ या ना? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। ग्राफ देख के अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, ग्राफ में तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम दिख रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर दो सोर्स है और दोनों सोर्स के लिए ग्राफ बनाया और उन दोनों ग्राफ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम दिख रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम का मतलब क्या होता है? दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। बस ये दो पॉइंट समझने हैं, ये दो पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में पकड़ने हैं, और ग्राफ में कंपैरिजन के लिए ये दो पॉइंट है। कुल मिला के ये 4 पॉइंट्स हैं पूरे ग्राफ को लेके। करंट वर्सेस वोल्टेज के कितनी बार पीवाईक्यू में पूछा, नीट का फेवरेट पार्ट है, इसको मैंने इन 4 की पॉइंट में कर लिया। ठीक है, इन 4 पी पॉइंट के बेसिस पे भना भन सवाल करना चाहते हो, पीवाईक्यू भी करना चाहते हो क्या? फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स घटाओगे तो ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब अप एंड डाउन शिफ्ट जो है ग्राफ का, इंटेंसिटी बढ़ाओगे ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, घटाओगे नीचे शिफ्ट होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अब ग्राफ दे देगा, पूछेगा बताओ किसका क्या सेम है, तो जिन ग्राफ्स के लिए सैचुरेशन करंट सेम हो, अगर सैचुरेशन करंट सेम दिख रहा है मतलब समझ जाओ उन ग्राफ के लिए इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम दिख रहा है मतलब समझ जाओ फ्रीक्वेंसी सेम है। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में? आइए भना भन सवाल करते हैं, प्रैक्टिस। पहला सवाल आपके सामने, आई वर्सेस करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ दे रखा है। फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज शोन इन द डायग्राम, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, लाइट की वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, देन द वर्क फंक्शन पूछा है। क्या इस ग्राफ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या ये स्टॉपिंग पोटेंशियल देता है? क्या E इंटू वी स्टॉपिंग की वैल्यू एच न्यू दैट इज, या फिर एच सी बाय लेमडा, लेमडा दे रखा है तो एच सी बाय लेमडा वाला माइनस वर्क फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखो ये वैल्यू नेगेटिव जरूर है, लेकिन क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैंने बताया था कि सबको मालूम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लेकिन जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। कितना है मैग्नीट्यूड? 4.2। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह 4.2 लिख दिया, ये ई था तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी बाय लेमडा, एच इंटू सी की वैल्यू भारत में 12400 चल रही है, क्योंकि लेमडा एंगस। एक चीज और, वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में बता दी थी, शायद पहले लेक्चर में था कुछ, मुझे एक तो एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं है, शायद 6.6 इंटू 10 टू दी पावर, हाँ लेमडा निकालना था, -34 था, डिवाइडेड बाय 2000 एंगस्ट्रॉम था, 2000 एंगस्ट्रॉम था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो 3 जीरो काट पहुंचा दोगे 37 हो जाएगा। तो शायद मैंने वहां पे इसका आंसर 10 टू दी पावर -27 ये लिख दिया है। हो सकता है जल्दबाजी में मैं ये 2 देखना भूल गया हूँ, 2 से भी डिवाइड कर दोगे, सही आंसर 3.3 है। मैंने वॉइस नोट के फॉर्म में बता दिया। तो इस तरीके की मैंने ऑब्वियसली पहले भी बता रखा है, जब आप एक पास से देखते हो। और एक जगह और कैलकुलेशन थी, वो 10 टू दी पावर -16 था, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है ना कि मैंने 16 ऐसा लिख दिया कुछ, मैंने 10 टू दी पावर -10 रीड कर लिया था। तो मैं आप लोग से ये तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अब अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी कि अगर इस तरीके की, ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस सी बात है, कभी ऐसा गलती से भी नहीं हो सकता कि मैं कोई कंसेप्ट गलत बता दूं। लेकिन रनिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जब आप सोचते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट, तो हो सकता है ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये अनएवॉइडेबल ह्यूमन एरर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे बच्चा पार्टी, आप जब कभी भी होगा तो आप घबराएं ना। मैं सुबह शाम जब भी एक बार देख, मतलब वो पोर्टल देखता हूँ तो मैं वहाँ पे वॉइस नोट छोड़ देता हूँ। और ऑब्वियसली बात है, तुम भी खुद समझ आ गए होगे कि यार ये तो डिवाइड बाय 2 हो ही रहा है ना, मतलब उसमें कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। मेन मुद्दा है कि हमें समझ में आना चाहिए। एक चीज़ की खुशी भी है कि आप अटेंटिव हैं, पूरा लेक्चर देख रहे हैं।
ठीक है, अगर आपने ये छोटी छोटी बातें रीड करी, ऐसा नहीं आप सिर्फ सुन रहे हो, आप बैठ के पेन से सॉल्व कर रहे हो, आप अटेंटिव हो, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो उस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बता देना, मैं उसको करेक्शन वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और वो जब भी कभी ऐसा होगा तो यही होगा, कभी जीरो छूट गया, कभी छूट गया कैलकुलेशन में, कभी ऐसा नहीं कि मैं कंसेप्ट गलत, कंसेप्ट को मैं इतना मोहब्बत में इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वो अपडेट कर लेना, वो अपडेशन बता दिया अभी आया तो, क्योंकि 2000 देखा ना तो याद आ गया। तो 2000 एंगस्ट्रॉम में था, डबल जीरो काट दो भाई, 20 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 6.2 माइनस वर्क फंक्शन, तो ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को इधर ले आए तो 6.2 माइनस 4.2 हो जाएगा, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन होगा, उस मेटल फंक्शन का जो वर्क फंक्शन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। नेक्स्ट सवाल ये है, if n and vs are number of incident photons per second stopping potential, then which of the following is r का। अच्छा, बहुत प्यारा सवाल, बिना मेरी हेल्प से सिर्फ ट्रिक से बताओ। अभी ये की पॉइंट बताए थे, तुम सबसे तेज करोगे, तुमने देखा कि इन दोनों ग्राफ के लिए सैचुरेशन करंट सेम है, सैचुरेशन करंट सेम है मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है मतलब दोनों के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स n1 n2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कितने लोग ज्यादा आए थे। दूसरी बात, तुमने देखा इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट अलग अलग है, जो जितना ज्यादा लेफ्ट में होता है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है, तो Vs2 ग्रेटर देन Vs1 मिलेगा और n1 इज इक्वल टू n2 मिलेगा। ये बात सभी लोग क्लियर है। तो n1 इज इक्वल टू n2 मिलेगा, ठीक है, और Vs2 ग्रेटर देन Vs1 है। Vs2 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी उस फोटोन की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, तो क्या E2 ग्रेटर देन E1 भी होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वर्सेस, ठीक है, तो बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। यहाँ पे E1 E2 क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, मेंशन नहीं किया है लेकिन तुम ये अज्यूम करो E1 E2 क्या काइनेटिक एनर्जी। तो जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। Vs2 ग्रेटर देन Vs1 मतलब काइनेटिक एनर्जी इन Ke मैक्स इन Ks2 इज ग्रेटर देन Ke मैक्स इन Ks1। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल है। तो ये वाले पॉइंट सेम मतलब इंटेंसिटी सेम मतलब नंबर ऑफ फोटॉन सेम। अगर ये पॉइंट सेम मिलते तो तुम बोल देते फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्स की सेम है। ये दोनों अलग अलग है तो जो ज्यादा लेफ्ट में है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, जो पहले है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। भन्नाट तरीके से ये सवाल करके बताओ। देखो यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी जो होगी दोनों केस में न्यू1 और न्यू2 सेम होगी, लेकिन ग्राफ ऊपर नीचे मिल रहे, तो जो जितना ऊपर उसके लिए इंटेंसिटी उतनी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ज्यादा। n2 ऊपर मिल रहा है n1 से, तो क्या n2 ग्रेटर देन n1 लिख सकता हूं, हाँ या ना, हाँ या ना, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन, हाँ या ना। क्या एनर्जी बराबर E2 ग्रेटर देन E1 होगी, नहीं, क्यों, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों के फोटॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, तो Ke मैक्स भी क्या होगा, सेम होगा। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। केस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। सीबीएसई आईपीएमटी 1999 का सवाल है, फटाफट खटाखट किल कर दो जल्दी से। क्या है सवाल, जल्दी से पढ़ो। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, मतलब फोटो करंट बढ़ता है, सैचुरेशन करंट बढ़ता है, तो फोटो करंट इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से Ke मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ Ke मैक्स भी लिख दो। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा, इसको यहां पे एक नोट और लगा लो। हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगा और घटाओगे तो डिक्रीज होगा, वाइस वर्सा, इसलिए वो नहीं लिख रहा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बढ़ाओगे
तो के मैक्स कह लो, ऑब्लिक स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो, ये बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब घटाने पे घटेगा भी, मतलब घटाने पे फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगी भी, इंटेंसिटी घटाओगे तो सैचुरेशन करंट घटेगी भी। क्लियर है? तो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो क्या होगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगी, के मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट भी यहीं पे लिख लो। एक मिनट नंबर है, इसको ऐसे लिखो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है बच्चा पार्टी, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, और जो तुम्हारी के मैक्स ऑब्लिक स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इंटेंसिटी का के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात क्या सीखी अपन ने, दूसरी बात क्या सीखी थी, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बढ़ा दोगे, उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो सैचुरेशन करंट है तुम्हारी, सैचुरेशन करंट ये इंक्रीज करेगी, लेकिन जो के मैक्स हो, सॉरी, सैचुरेशन करंट सेम रहेगी। और वहीं अगर मैं के मैक्स ऑब्लिक स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं, के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करूं, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क इंपैक्ट नहीं आता, और इंटेंसिटी का के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगी, इंटेंसिटी घटाओगे तो सैचुरेशन करंट घटेगी, लेकिन के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो सेम रहते हैं। वैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट सेम रहती है, वो ना घटेगी ना बढ़ेगी। के फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, घटाने पे के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगी। ये बात समझ में, फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, और इंटेंसिटी का के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये की पॉइंट्स है। तो ये बता दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज करेगी, लेकिन के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल 1993 का, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज। फोटो इलेक्ट्रॉन कब इंक्रीज करेंगे, जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट जो होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतनी ज्यादा सैचुरेशन करंट बढ़ेगी। तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इंक्रीज कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स बढ़ा दो, विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटॉन्स बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाना। कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। AIPMT 2006 का सवाल जल्दी से, ए फोटो सेल एम्प्लॉइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट। फोटो सेल बताया था, एनसीईआरटी की कटिंग लगाई थी। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन इलेक्ट्रिक वोल्टेज नहीं, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनटू चेंज इन करंट, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है? ये 2006 में भी पूछी गई थी, और अभी रिसेंटली भी किसी ईयर में पूछी गई है, मतलब पिछले 5-8, मुझे ईयर एग्जैक्टली नहीं याद है, 2 बार पूछो, एग्जैक्ट लाइन पूछ दी गई है। बात समझ रहे हैं, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़नी, मेरे अपने नोट्स में पहले से ही है। चलो नेक्स्ट सवाल 1997 का सवाल, जल्दी से फटाक से कल करके बताओ। Which of the following is true? Stopping potential increases with increase in intensity of incident line। क्या सही बात है? क्या इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ता है? क्या ये तुम्हें जो एक की पॉइंटर दिया कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी का सिर्फ सैचुरेशन करंट पे फर्क पड़ता है, यहाँ इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल या के मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क सैचुरेशन करंट पे नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से के मैक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती घटती है। तो आओ ये सवाल देखें,
कौन सा देख रहे थे, ये कर रहे थे ना, हाँ। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने से सैचुरेशन करंट बढ़ता घटता, लेकिन के ई मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहते, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो गलत हो गई। फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट या सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है। करंट इन फोटो सेल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं, करंट बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्लियर है। करंट बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का सैचुरेशन करंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे सैचुरेशन करंट सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। की पॉइंटर समझ में आ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है वो की पॉइंटर। इस तरीके के जो ग्राफ मतलब स्टेटमेंट टाइप सवाल हैं, बच्चों के प्राण पखेरु हो जाते हैं सही करने में, तुम खटाखट कर लोगे। The photo current in proportional to applied voltage. Photo current is proportional to applied voltage. नहीं, प्रोपोर्शनल होता तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता। जब भी कोई भी चीज प्रोपोर्शनल होती है, जैसे ओम्स लॉ में करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेट लाइन, कैसी झुमरी तलैया वाली लाइन आई थी, अपनी लाइन स्ट्रेट थोड़ी ना था, अपना ग्राफ तो कुछ ऐसा आया था ना, तो प्रोपोर्शनल तो हुआ नहीं, तो ये गलत हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अब एक बोनस बात बताता हूँ, ठीक है। बोनस बात क्या है, एक ग्राफ है जो एनसीईआरटी में दे रखा है और अभी तक नीट के एग्जामिनेशन में नहीं दी पूछा है, और नीट की आदत है, एनटीए की आदत है, मॉडर्न फिजिक्स से खास तौर से वो जो ग्राफ है एनसीईआरटी के एज इट इज, ये लोग एग्जाम में पूछते हैं, क्लियर है। तो इंटेंसिटी वर्सेस वोल्टेज नहीं, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, इंटेंसिटी यहाँ पे आएगा फोटो करंट। ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, कहाँ से दे रखा है, एनसीईआरटी से, अभी तक नहीं पूछा है, मैं बता देता हूँ। इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का जो ग्राफ है, इन्होंने स्ट्रेट लाइन बताया, और अपने लॉजिक से भी अपन ने देखा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे सैचुरेशन करंट बढ़ रहा था, तो मैं लिख सकता हूँ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एनसीईआरटी ने क्या बना रखा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो क्या हो सकता है, मैं बता भी रहा हूँ कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या के ई मैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट में ग्राफ आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन वाला मार्क कर देना। आई होप यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, पॉइंट सोर्स। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी बात है, लेकिन पॉइंट सोर्स को लेके कई बार सवाल आ जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट सोर्स का बिहेवियर कैसा रहता है। तो पॉइंट सोर्स को समझते हैं। ये एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स की पता है प्रॉपर्टी क्या होती है? पॉइंट सोर्स जो होता है अपनी रेडिएशन को हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एमिट करता है 360 डिग्री में। मतलब जस्ट लाइक कोई भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो वो हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा। इधर भी लाइट रेस जा रही होगी, इधर भी 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 जा रही होगी। इनफैक्ट ऐसा समझ लो, इस रूम के बीचों बीच मैं एक बल्ब जला लूं, तो ऐसा होगा कि बल्ब एक तरफ ज्यादा उजाला कर रहा है, एक तरफ कम उजाला कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। वो हर डायरेक्शन में क्या करेगा, बराबर अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा, बराबर अमाउंट ऑफ रोशनी भेजेगा अपनी। तो कुल मिला के पॉइंट सोर्स की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हर एक डायरेक्शन में बराबर अमाउंट ऑफ लाइट एमिट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट सोर्स जो भी इंटेंसिटी दे रहा है, पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी को लेके अपना कुछ डिस्कशन करने वाला। क्या दोस्त, ये इस पॉइंट सोर्स जो भी लाइट एमिट कर रहा है उसकी पावर तो फिक्स होगी, कोई भी पॉइंट सोर्स होगा, किसी भी सोर्स की पावर फिक्स होती है। अब इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, या फिजिक्स में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, इंटेंसिटी जो होती है पावर पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। इंटेंसिटी जो होती है दोस्त पावर पर यूनिट एरिया होती है। प्लीज से यस और नो। इंटेंसिटी क्या होता है,
पावर पर यूनिट एरिया होता है, हाँ या ना? सभी लोग सहमत हैं? तो इंटेंसिटी क्या होता है दोस्त? पावर पर यूनिट एरिया होता है। अब ये जो पॉइंट सोर्स जो है, अगर मैं इससे किसी आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी चाहता हूं, तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या ये अपनी रेडिएशन को यूनिफॉर्मली एक स्फेरिकल फैशन में क्या कहते हैं, एमिट कर रहा है? तो पॉइंट सोर्स लिख लो, पॉइंट सोर्स एमिट रेडिएशन इन स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल फैशन में करता है, मतलब स्फेरिकल रीजन में अपनी लाइट को बराबर बांट रहा होता है। तो लेट से किसी आर डिस्टेंस पे मुझे को इंटेंसिटी चाहिए, किसी आर डिस्टेंस पे अपना कोई पॉइंट है, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए। तो बेसिकली इस आर रेडियस के स्फीयर पे जितनी इंटेंसिटी होगी वो किस पॉइंट पे होगी? मतलब इस पॉइंट सोर्स ने अपनी टोटल पावर को एक स्फेरिकल फैशन में, एक स्फेरिकल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली जो भी इसकी पावर है, जो भी पावर ऑफ सोर्स है, पावर ऑफ सोर्स अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। इसको अभी एक्सपेरिमेंट से करके भी बताऊंगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा। एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या 4πr² होता है? अब देखो, पावर ऑफ सोर्स फिक्स है, 4π सेम है, तो जो इंटेंसिटी है, क्या सभी को समझ में आ गया? 1/r², डिस्टेंस के इनवर्स, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कई बच्चे एक बार पूछे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर r बढ़ाओगे तो i घटेगा, मतलब अगर i बढ़ रहा होगा तो r कम हो रहा होगा, अगर r बढ़ रहा होगा तो i कम हो रहा होगा। r बढ़ाओगे तो i कम होगा। इंटेंसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन इनवर्स का आता है। इसको मैं एक्सपेरिमेंटली करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो मैं तुम्हें समझा भी सकता हूँ। अपना फ़ोन ही काफ़ी है इसमें। थोड़ा को मैं लाइट बंद करने वाला हूँ कमरे की, तभी क्योंकि बंद लाइट में ही तुम्हें ये समझ में आएगा, ठीक है? अब तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे होगे और मेरे आवाज़ के बेसिस पे तुम्हें मुझे रिस्पॉन्स करना है। समझो, ये एक टॉर्च है, ठीक है? ये एक टॉर्च है, मेरे मोबाइल का फ्लैश लाइट है बेसिकली। और ये क्या कर रहा हूं, मैं अपने आईपैड पे क्या कर रहा हूं, इसकी रोशनी मार रहा हूं, ठीक है? दिख रहा है? देखो जितना पास है क्या उतनी ब्राइट लाइट पड़ रही है। कैसे दिखाऊं? हाँ, जितना ये पास है, देखो ये इसका सरफेस उतनी ज्यादा वाइब्रेट, क्या कहते हैं, ग्लो कर रहा है। और जैसे जैसे मैं, देखो जितना पास है उतना ज्यादा, मतलब डीप, उतना ज्यादा ब्राइट स्पॉट बन रहा है इस पे, आईपैड पे। और जैसे जैसे आप देखो मोबाइल में दूर लेके जाऊंगा, क्या उसकी ब्राइटनेस जो इम्पैक्ट था इस पे कम होता चला जा रहा है। इसी बात को समझते हैं लाइट जला के। अब समझना बच्चा, हो क्या रहा है जब ये लाइट है, ठीक है? इस पे हो रहा है क्या? हाँ, इसी पे कर लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। देखो इस लाइट को मैंने अपने स्मार्ट बोर्ड पे मारा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट बन रहा है, सभी को दिख रहा है, ठीक है? जैसे जैसे मैं दूर जाता जा रहा हूँ, ये लाइट क्या दूर दूर तक फैल रही होगी, उसकी ब्राइटनेस कम होती जा रही है, वो देखो डिम होता चला जा रहा है। अब मैं जैसे जैसे पास लेके आऊंगा, क्या वो ब्राइट होता चला जा रहा है, ठीक है? मतलब जितनी भी लाइट रेडिएशन एमिट हो रही हैं इसकी, जितनी भी लाइट रेडिएशन इसकी एमिट हो रही हैं, इस टॉर्च से जितनी भी लाइट आ रही है, और जितना पास में होगा सारे के सारे फोटॉन्स इसी पे पहुंच रहे होंगे। जितने भी लाइट एमिशन होंगे, फोटॉन्स होंगे, इस पे ही पहुंच रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा दूर ले जाऊंगा, अब थोड़ी लाइट मेरे मुंह पे भी आ रही होगी, थोड़ी इस आईपैड से बाहर भी निकल रही होगी। ये बात समझ में आती है, हाँ या ना? ये बात मेरी बेसिकली बात समझ में आई? तो जितना तुम दूर ले जाओगे लाइट सोर्स को, उतने कम नंबर ऑफ फोटॉन्स उस सरफेस पे गिर पाएंगे। तो इंटेंसिटी जो है आर के इनवर्सली, तुमने लाइट किसी टॉर्च को दीवार पे, तुम खुद एक्सपेरिमेंट घर पे करके करना, टॉर्च लेना, जलाना, दीवार के बिल्कुल पास चले जाना, ऐसे बिल्कुल, तुम देखोगे ब्राइट स्पॉट हो रहा होगा। जैसे जैसे तुम टॉर्च लेके दूर जाते जाओगे, टॉर्च लेके दूर जाते जाओगे, तुम देखोगे जो लाइट का स्प्रेड था वो बढ़ता चला जाएगा।
शुरू में एक जगह पे बहुत ब्राइट स्पॉट बन रहा होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तुम्हारा वो जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी और लाइट फैलती चली जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट करना, वीडियो बना लेना, मुझे टैग कर देना, ठीक है। तो मैं मतलब नहीं करना यार, ये सब करने की जरूरत नहीं, एग्जाम के बाद करना। कुल मिलाकर ये बात समझ में आ रही कि जैसे जैसे टॉर्च या कोई भी लाइट सोर्स को दूर लेके जाओगे इंटेंसिटी जो होगी कम होगी, मतलब पावर पर यूनिट एरिया पे जो रेडिएशन आ रही होंगी, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ रहे होंगे वो कम हो रहे होंगे। ये बात क्लियर हुई। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। यहां से मैं एक जनरलाइज रिलेशन निकाल देता हूं। इंटेंसिटी अभी अपन ने पढ़ा, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो क्या दोस्त, अगर मेरे को दो डिफरेंट केस में इंटेंसिटी को कंपेयर करना पड़ गया, तो क्या I1/I2 को इनवर्स रिलेशन था, तो क्या R2/R1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में पॉइंट सोर्स की बात हो या डिस्टेंस की बात हो, डिस्टेंस और इंटेंसिटी का रिलेशन निकालना हो, डिस्टेंस से इंटेंसिटी का तुम्हें इंपैक्ट देखना हो, तो ये रिलेशन आपको यूज करना है। कई बार पूछा जा सकता है, कई सारे क्वेश्चंस भी आपको नोट्स में या किताबों में मिल जाएंगे जिसमें ये रिलेशन लगाना पड़ेगा। कब लगाएंगे, जब डिस्टेंस बोलेंगे, कोई पॉइंट सोर्स है या कोई लाइट सोर्स है, उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी या डिस्टेंस घटा दी। तो जब भी लाइट सोर्स की डिस्टेंस बढ़ाओगे घटाओगे, तो उससे इंटेंसिटी पे जो इम्पैक्ट आता है वो ये आता है, उससे जो इंटेंसिटी पे इम्पैक्ट आता है वो ये आता है, I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। इसके बेसिस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। चलो 2003 का सवाल है। If photoelectric cell is illuminated by point source of light 1 meter away, when the source is shifted to 2 meter, तो क्या होगा। तो पहले हमें पता है जब भी डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती घटती है। तो इंटेंसिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। कि अभी अपन ने देखा था I1/I2 R2/R1 का होल स्क्वायर होता है। तो I1/I2 सेकेंड केस में डिस्टेंस 2 है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस 1 थी, दैट इज 4:1 हो जाएगा। दैट इज I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स I2 हो जाएगी। या I2 की बात करूं तो I1/4 हो जाएगा। इंटेंसिटी 1/4 हो गई, इंटेंसिटी 1/4 हो गई। और अभी मैंने एनसीईआरटी का ग्राफ बताया था, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। इंटेंसिटी अगर 1/4 होगी तो क्या फोटो करंट भी 1/4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आ जाओ आगे, पढ़ो सवाल को। ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैरीज हाफ द इनिशियल एनर्जी। क्या इंटेंसिटी का एनर्जी पे कोई फर्क होता है कि नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के ई मैक्स या वी स्टॉपिंग पे कोई फर्क पड़ता था, नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाओ घटाओगे सैचुरेशन करंट बढ़ेगी घटेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल या के ई मैक्स सेम रहेगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया की पॉइंट कंसेप्चुअल। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज अ क्वार्टर ऑफ इनिशियल नंबर। बिल्कुल सही बात है भाई, इंटेंसिटी 1/4 हो गई, मतलब अब पहले के मुकाबले जब तुमने डिस्टेंस बढ़ा दी तो सेकंड केस में जो इंटेंसिटी आ रही है फर्स्ट केस के कंपैरिजन में 1/4 आ रही है। मतलब इंटेंसिटी 1/4 आ रही है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इस मेटल सरफेस पर गिर रहे थे वो पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो गए हैं, पहले के तुलना में 1/4 हो गए। अब अगर फोटॉन्स कम गिर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम ही निकलेंगे। तो फोटॉन्स अगर 1/4 कम हो गए हैं तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे होंगे वो भी 1/4 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज अ क्वार्टर ऑफ इनिशियल नंबर। बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैरीज 1/4 ऑफ इनिशियल एनर्जी। नहीं, इंटेंसिटी का के ई मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क इंपैक्ट आता ही नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ना बढ़ती है ना घटती है, तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज हाफ द इनिशियल, हाफ नहीं क्वार्टर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन सवाल, कितना मतलब कंसेप्चुअली जिसने अच्छे से समझ रखा होगा सिर्फ वही कर सकता है, या फिर जिसके पास अपना ये वाला ब्रह्मास्त्र होगा जो अपन ने बताया। इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ती घटती है, लेकिन के ई मैक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट सेम रहता है, के ई मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती घटती है। अगली बात अपन ने ये भी बात देखी थी एनसीईआरटी के ग्राफ से कि भाई इंटेंसिटी और फोटो करंट रिलेटेड होते हैं। तो जो समझ के करेगा वो तो उसके लिए ये सवाल है, सारे सवाल बच्चों का गेम है। नेक्स्ट सवाल करो जरा। इफ 5 वॉट सोर्स
emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. Emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom when placed 0.5 meter away. It liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface. When the source is moved to a distance of 1 meter, then the number of photoelectron emitted will be. अब समझो, ये कोई डेटा दे रखा है, ये कोई डेटा दे रखा है. When placed 0.5 meter away, it's liberated photoelectrons from a photosensitive metallic surface. When the source is moved to distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will reduce by a factor of. ठीक है, तो समझो बच्चा पार्टी, क्या अपन ने ये सीखा था, I1 अपॉन I2 इंटेंसिटी का जो रेशियो. भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये तो डिस्कस कर चुके हैं. इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, इंटेंसिटी घटाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स घटाना. तो I1 अपॉन I2 या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर ले, क्या अपन ने R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर के बारे में सीखा था. सेकेंड केस में डिस्टेंस कितनी कर दी है, R2 1 कर दी है, R1 कितनी थी 0.5 थी, होल स्क्वायर. क्या 0.5 को 1/2 लिखेंगे, फ्रैक्शन को ऊपर ले जाओगे तो बेसिकली ये 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4:1 हो जाएगा. मतलब I2 जो होगा वो I1 के कंपैरिजन, 4 इधर ले आओ, I1 के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा. मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो 4 के फैक्टर से डिक्रीज कर जाएंगे. द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4. पहले के कंपैरिजन में 4 गुना कम हो जाएंगे, तो इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रेड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ. 4 गुना कम हो गए, 1/4 हो गए. नया सवाल करो, AIPMT 2001 का सवाल है, जल्दी से फटाफट खटाखट इसे किल कर दो. A light source is at a distance d from a photoelectric cell. When the number of photoelectrons emitted from the cell is n. When the number of photoelectrons emitted from the cell is n, if the distance of light source and cell is reduced to half, then the number of photoelectrons emitted will be. ठीक है, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो n हो रहे हैं. तो इंटेंसिटी का रेशियो, भाई इंटेंसिटी I1 अपॉन I2 बोलूं या नंबर ऑफ फोटॉन्स का रेशियो N1 अपॉन N2 बोलूं, एक ही बात है. मैंने बताया इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, तो I1 अपॉन I2 की N1 अपॉन N2 होगा. लेकिन हमें पता है शास्त्रों के अनुसार ये R2 अपॉन R1 का स्क्वायर होता है. अब बोला द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स, लेट से R1 की वैल्यू अगर R है, तो सेकंड केस में जो R2 है, बोला द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स एंड सेल इज रेड्यूस टू हाफ. तो R2 क्या करा है, पहले इनिश R1 के कंपैरिजन में हाफ है. अगर R1 की वैल्यू R है तो R2 कितना है, R/2. डिस्टेंस रेड्यूस कर दी हाफ. R2 और R1 की वैल्यू पुट कर दो, R2 की जगह R/2 और R1 की जगह R पुट कर दिया, होल स्क्वायर. तो 1/2 का स्क्वायर करोगे, क्या बच्चा पार्टी 1/4 आ जाएगा, हाँ या ना. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स N1 N2 का रेशियो क्या 1/4 आ गया. N1 की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है, n, तो N1 की जगह n पुट कर दो, N2 निकालना था, ये 1/4 है. तो कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं N2 की वैल्यू 4n होगी. जल्दी बताएं, पक्का बताएं, सच्चा बताएं, सारे बताएं. कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है. टिनिंग टिनिंग. नेक्स्ट सवाल, जल्दी से फटाफट खटाखट किल कर दो इसे भी. मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पॉइंट लाइट सोर्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल सरफेस को किससे किया जाए, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट किया जा रहा है. इफ द डिस्टेंस ऑफ सोर्स इज इंक्रीज्ड, अगर डिस्टेंस ऑफ सोर्स इंक्रीज करोगे, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जितना दूर लाइट सोर्स लेके जाओगे इंटेंसिटी उतनी कम होगी. या इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² पढ़ा था. अगर आप R बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी. इंटेंसिटी घटेगी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी घटेगी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स घटेंगे. नंबर ऑफ फोटॉन्स घटेंगे मतलब फोटो करंट घटेगी. तो अब पढ़ते हैं. मेटल इंक्रीज देन Vs विल रिमेन सेम, सैचुरेशन करंट डिक्रीज. बिल्कुल सही बात है. क्या इंटेंसिटी का कोई फर्क, इंटेंसिटी से Ke मैक्स है स्टॉपिंग पोटेंशियल को कद्दू कोई भी फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता. इंटेंसिटी बढ़ाओगे घटाओगे Ke मैक्स तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है.
बस इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ती है, और इंटेंसिटी घटाओगे तो सैचुरेशन करंट डिक्रीज होती है। क्योंकि हमें समझ में आ रहा है आर बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी कम हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है मतलब सैचुरेशन करंट डिक्रीज होगी, तो सैचुरेशन करंट डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंफर्टेबल है? और सवाल करो। A metal surface is illuminated by a point light source as shown। यहाँ पे तो ग्राफ ही मिसिंग है तो ये सवाल कर ही नहीं सकते, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। A 200 watt सोडियम स्ट्रीट लैंप एमिट्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ माइक्रोमीटर में दे रखी है आप लोगों को। Assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy into light, the number of photons of yellow light is emitted per second पूछा गया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये देखो अब कुछ सवाल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इस तरीके के सवाल को कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैसे किया जाता है, इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसे, यहां हेडिंग लगा लो, नंबर ऑफ फोटॉन्स ये टर्म कैसे निकालें। समझो, पावर, क्या अपनी भारतीय संस्कृति में एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है या एनर्जी पर सेकंड होगी, हाँ या ना? एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलूं या एनर्जी पर सेकंड, एक ही बात बोलूं। अब लाइट सोर्स की अगर मैं पावर की बात करूं तो लाइट सोर्स की जो एनर्जी होगी वो कैसे निकालोगे? एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है एच नी होती है। अब लाइट सोर्स के पास एक फोटोन तो होता नहीं, हजारों करोड़ों फोटॉन्स होते हैं, तो कुछ लेट से एन फोटॉन्स एमिट कर रहा है पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स को, एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी एच नहीं होती है, उसे नंबर ऑफ फोटॉन्स को, जितने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आए उसे एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, टाइम से डिवाइड कर दे तो पावर हो जाएगी। तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, क्या ये जो टर्म लिखा है एन बाई टाइम, ये बेसिकली नंबर ऑफ एन बाई टी टाइम, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बोले। भाई पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई। किसी भी चीज का रेट कैसे डिफाइन करते हैं? पर सेकंड। एसआई यूनिट्स में अगर मैं बात करूं भाई पर यूनिट टाइम, लेकिन अगर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जनरली हम एसआई यूनिट ही, एसआई सिस्टम ही फॉलो करते हैं। एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ही तो जनरेट हो रहा है। एन बाई टाइम, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो एन बाई एस दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ही तो लिखा है एन बाई टाइम, एन बाई टाइम इंटू एच न्यू। इस टर्म को एन बाई टाइम क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड लिखा है, इनटू एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो किसी भी लाइट सोर्स की जो पावर है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के टर्म्स में, पावर जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के केस के टर्म्स पे ऐसे डिफाइन करते हैं। पावर क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को एक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पावर ऑफ द सोर्स आ जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ ए फोटोन होती है। यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। ये एक फॉर्मूला रिलेशन ध्यान रखेंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं इसी सवाल से जो 2012 में पूछा गया है। जल्दी से करके बताओ दोस्त। 200 वाट यूनिट से समझ में आ रहा है क्या दे रखा है? पावर दे रखा है। ठीक है। सीट लाइट एमिट येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना,
assuming it to be 25% efficient in converting electrical energy into light, number of photons of yellow light it emit per second पूछा गया है। अब समझना, 20 वाट 200 वाट तो इसकी पावर है, ये तो इसकी इलेक्ट्रिकल पावर है ना, 200 वाट क्या इसकी इलेक्ट्रिकल पावर, ये 25% एफिशिएंट है। मतलब इस इतनी इलेक्ट्रिक 200 वाट की इलेक्ट्रिसिटी लेके जो ये लाइट एमिट करता है, जो लाइट एमिट करता है उसकी पावर क्या होती है 25%। तो जो पावर ऑफ लाइट सोर्स, पावर ऑफ लाइट सोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो 25% है। परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 100 से डिवाइड करते हैं, इनटू 200 हो जाएगी, दैट्स कम आउट टू बी 50 वाट हो जाएगी। तो जो ये सोडियम लैंप है, ये जो येलो लाइट है, येलो लाइट की पावर कितनी है 50 वाट। समझना 200 वाट सोडियम लैंप की पावर दे रही है, इलेक्ट्रिकल पावर दे रखी है। क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर 25% एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। तो जो लाइट सोर्स की पावर होगी वो 25% ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होगी, तो 25/100 इंटू 200 कर दिया 50 वाट। तो सोडियम सोर्स लैंप की जो टोटल पावर है 50 वाट। अब क्या बच्चा पार्टी, पावर ऑफ लाइट सोर्स जो अपन ने पढ़ा था, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड को n/s लिख दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, s क्या है सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन कहते हैं। इसकी तुम्हें वो दे रखी है, फोटॉन की वेव लैम्डा दे रखी है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन के लिए फॉर्मूला बचपन में ही hc/लैम्डा पढ़ा था, 0.6 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो अगर बच्चा पार्टी 0.6 माइक्रोमीटर को मैं 1000 से 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूं, तो 10⁻⁻6 था, 4 पाते ही कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। समझो बच्चा पार्टी 0.6 माइक्रोमीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 6000 एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं कि नहीं। सिंपली 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो माइक्रो कन्वर्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में, और 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे 0.6 को तो 6000 आ जाएगा। तो कितने लोग मानते हैं कि 0.6 माइक्रोमीटर को 6000 एंगस्ट्रॉम लिखना सेंसिबल बात है, लॉजिकल बात है? क्लियर है? तो अगर तुम्हें लेमडा पता चल गया 6000 है, तो एससी की वैल्यू क्या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम लिखते थे, 6000 से डिवाइड कर दो, जीरो कट जाएगा, ये काट दोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। ठीक है, फिर तुम्हारा आ जाएगा 124 को 60 से डिवाइड करो तो बेसिकली 2.0 समथिंग आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, जैसे डिवाइड करेंगे 4 0 लिख लोगे तो 6 6 जा 36 आ जाएगा, तो 2.06। तो 2.06 ठीक रहेगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंफर्टेबल है। अब ये जो आया भी है ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है ना, समझो बच्चा पार्टी, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ पे जो सारी कन्वर्जन है वॉट और ये सारी चीजें तो एसआई यूनिट्स में है, तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड भी एक एसआई यूनिट है। मतलब हमें अब जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना चाह के हमें किस में चाहिए होगी, जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या 2.06 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, तो 2.06 को अप्रोक्सीमेटली 2 ले लूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। 2.06 को अगर 2 मान लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो एनर्जी आ जाएगी 2 इंटू 1.6 कर दोगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आ गई एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी इन एसआई यूनिट 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ गई। अब यहां पे अगर मैं पुट कर देता हूं पावर को, क्या लिखा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ फोटॉन इंटू एनर्जी ऑफ फोटॉन।
यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे। पावर ऑफ लाइट सोर्स कितनी आई थी? लाइट सोर्स की पावर कितनी आई थी? 50 वॉट आई थी। इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन की जो एनर्जी निकाल के आई वो कितनी आई? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। 3.2 इंटू 10⁻⁻19। यहां तक कंफर्टेबल हो? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो क्या बच्चा पार्टी? 50/3.2, 50 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। हाँ या ना? 50 को डिवाइड कर दो, 15.6 समथिंग आ जाएगा, इंटू 10⁻19। इसको भी तुम ये आपका आंसर हो गया भाई। 15.6 को मैं अगर एक पॉइंट इधर कन्वर्ट शिफ्ट कर दूं तो 1.56 इंटू 10⁻20 लिख सकता हूं क्या? तो ऑप्शन ये हो गया। अब समझना, एक चीज और समझाता हूं। क्या अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना सिखाया था? 50 को 3.2 से या तो डिवाइड करो, लेकिन अगर तुम 3 से ही डिवाइड करना चाहते, 50 की जगह 45 से होता है तो हमें पता है 15 3 जा 45 होता है, 45 से बड़ा है 50। ठीक है, तो 3.2 भी आ रहा है तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो तुमने अप्रोक्सीमेटली रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 3.2 से जब 50 को डिवाइड करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। बिकॉज भाई 15 तक के 45 होता है, 45 से थोड़ा ही बड़ा है 50। और 15 4 जा 60 होता है, 60 होता ऊपर तो यहाँ पे 4 के आसपास वैल्यू होती। और अगर 45 होता तो एग्जैक्ट 3 होती। 50 क्या है? 3। भाई 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 45 से 60 के बीच में ही पड़ रहा है 30। तो 3.2 से डिवाइड भी करोगे तो क्या होगा? 15 और 16 के बीच में कुछ वैल्यू आ रही होगी, तो 15 पॉइंट समथिंग होगा। तो 15.6 लिख दिया, 10⁻⁻19 सॉल्व कर लिया, कंफर्टेबल है। तो कभी कभार रफ कैलकुलेशन का यूज आसपास के कैलकुलेशन करके देख लिया करो। जब ऑप्शन इस तरीके से देखो, सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर के। दूसरी चीज एक और बताता हूँ कैलकुलेशन करने का तरीका। यहाँ पे तुम पावर्स भी मैच करा सकते थे। तो देखो पावर्स जो है 10⁻20 इन दो ऑप्शंस में ही आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इसको डिवाइड करोगे 50 को 3.2 से, तो है तो आंसर नहीं आ रहा ना, तुम्हें मालूम है 15 16 के आसपास ही। 3.2 से अगर 45 होता तो 3 आता, 45 से बड़ा सॉरी 45 होता यहाँ पे तो 15 आता, 45 से बड़ा है तो 15 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, ये तो पता ही है। तो 15 के टर्म्स में 15.6 इंटू सकते। तो रफ कैलकुलेशन तुम कभी कभार कर सकते हो। नीट 2021 में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से करो। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय a सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ इतना। तो लाइट सोर्स की पावर ही दे दी डायरेक्टली। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगा। यही फॉर्मूला सीखा है अपने शास्त्रों में, एनर्जी ऑफ फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या बच्चा पार्टी? भारतीय संस्कृति के अनुसार Hc/λ का फॉर्मूला हमें बताया गया था। क्योंकि हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है तो Hc की वैल्यू 124 सिंगल जीरो पुट कर लेते हैं अपॉन 600 था, जीरो से जीरो कट जाएगा। अगेन वही सेम कैलकुलेशन आ रही है, 2.06। एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इस फॉर्मूले में क्या एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते हैं, बिकॉज सारे टर्म्स एसआई यूनिट में हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या बच्चा है पार्टी? इसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.06 को। अब ऑब्वियस सी बात है, रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे भी सिर्फ पावर ही है। तो 2.06 है, अप्रोक्सीमेटली 2 मान लूँ, 1.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। यहाँ पुट कर दे, पावर कितना दे रखा है? 3.3 इंटू 10⁻⁻3। एनर्जी ये देखो 3.2 है, 3.06 नंबर देख रहा हो, 3.3 अपने आप ही जनरेट हो रहा है।
3.2 है अप्रोक्सीमेटली, चाहो तो इसे 3.3 लिख लो रफ कैलकुलेशन के मद्देनजर। ऑब्वियसली बात है 0.06 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट 3.3 आ जाता। 10⁻⁻19। काटा पीटी मचा दो, इससे ये कट गया, ये टर्म डिवीजन में आएगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की वैल्यू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻19, दैट इज इक्वल टू 10⁻16 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? नेक्स्ट सवाल AIPMT 2010 का सवाल है। A source S1 is producing 10⁻15 photons of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10⁻15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. Then the power of S2 upon power of S1 is equals to। एक थॉट आया दिमाग में, अभी शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। जो सैटरडे वाला लेक्चर है, मतलब कल वाला लेक्चर है, उसमें अपन पिछले 20 साल के, बिकॉज मुझे समझ में आ रहा है अब डी ब्रोगली नहीं हो पाएगा, तो डी ब्रोगली और जेमिसन डेविसन एंड जर्मन पढ़ा के 45-50 मिनट में हो जाएगा। 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर बचेगा, तो उसमें पिछले 20 साल के जो PYQ है वो अपन सॉल्व करेंगे। अब बता दिया है, लेकिन प्लीज़ प्रॉमिस करो कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो PYQ क्लास में देख के आएगा, उसे एज अ टेस्ट देना है मेरे साथ। बताया क्यों है? अब इसलिए बताया, अभी तक जो भी पढ़ाया है वो पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, कि हम पिछले 15-20 साल के जो भी PYQ है उसमें हम कितना स्कोर करते हैं, हमें एक जेन्युइन पता चले। ऑब्वियसली बात है, अगर चीटिंग कर लोगे, मैं तो नहीं चेक कर सकता ना कि तुम पहले से PYQ कर गए फिर क्लास में आके नेता बन रहे हो, तुम्हारा नुकसान है। तो बात आ रही समझ में? फायदे क्या है? दो एक तो हमारे PYQs हो गए सारे, चैप्टर के साथ ही PYQ निपटा दिए इन क्लास। दूसरा फायदा क्या होगा? टेस्ट भी दे दिया। भाई टेस्ट ज़रूरी थोड़ी ना है कि टेस्ट शेड्यूल हो, वो देंगे उसमें मार्क्स आएंगे, खुद भी तो टेस्ट कर सकते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से। और फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अमन सर पढ़ा रहे हैं तो ठीक पढ़ा रहे हैं? कैसे पता चलेगा? इसी तरीके के टेस्ट पेपर से ही तो पता चलेगा। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं सवाल करते हैं। सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10⁻15 फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ इतना, एंड सोर्स S2 इज प्रोड्यूसिंग इतना फोटॉन्स पर सेकंड ऑफ वेवलेंथ इतना, पावर ऑफ S1 S2। तो पावर ऑफ 1 और पावर ऑफ 2 पूछा गया। पावर क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। लेट्स से फर्स्ट केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड N1 पर सेकंड है, इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटॉन 1, फर्स्ट केस में जो एनर्जी है उसको मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकंड केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है, इनटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटॉन जो है से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात क्लियर? तो पावर क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी होती है, हाँ या ना? पर सेकंड फर्स्ट केस में 10⁻15 फोटॉन है एनर्जी। अगर 5000 एंगस्ट्रॉम है तो E1 की वैल्यू 12400 अपॉन 5000 कर दो, तो 2 0 कट गए, 5 से काट दोगे तो 5 2 जा 10 और 2 और 4, तो ये क्या हो जाएगा? 24। 5 4 जा 20, 4 और 0 8, तो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक मैं स्कैम करने वाला हूं, क्यों करने वाला हूं तो मैं लॉजिकली समझाऊंगा। वहीं अगर बच्चा पार्टी मैं E2 की बात करूं, सेकेंड सोर्स की एनर्जी की, तो क्या बच्चा पार्टी 12400 अपॉन, इनफैक्ट ये भी रहने दो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही पुट करता हूं। क्यों रहने दिया मैं बताता हूं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड फर्स्ट केस में क्या 10⁻15 है। अगर मैं 5000 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ की अगर मैं एनर्जी निकालूं तो क्या 12400 या मैं सिर्फ HC लिख दूं, HC बाय लेमडा के लॉजिक से HC बाय 5000 हो जाएगा अपॉन। सेकंड केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? 1.02 इंटू 10⁻15 है, इंटू E2 की वैल्यू HC बाय लेमडा, E2 की वैल्यू HC बाय लेमडा, इसका वेवलेंथ कितना है बच्चा पार्टी? 5100 एंगस्ट्रॉम है। अब समझो क्यों ऐसा किया।
भाई मैं पहले सॉल्व करता, फिर वैल्यू पुट करता, क्यों मल्टीपल कैलकुलेशन करूं? मुझे सब दिख रहा है कि जब रेशियो ही निकालना है तो ये टर्म तो कट जाएंगे ना, ये टर्म तो कट जाएंगे ना, तो जो कट रहा है वो काट दो। तो ऊपर कितना बचा? 1/5000। नीचे कितना बचा? 1.02 अपॉन 5100। तो एक फ्रैक्शन से डिवीजन है, कैसे करते हैं? फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P1 अपॉन P2 का जो रेशियो हो जाएगा वो 1/5000 मल्टीप्लाइड बाय 5100 अपॉन 1.02 हो जाता है। यहां से बच्चा पार्टी 00 से 00 काट दो, ठीक है। 51 को 1.02 से काटोगे तो देखोगे कितना आएगा, सॉल्व करके 50 आएगा। 50 अपॉन 50 कितना आ जाएगा? 1:1। मतलब रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 के आसपास आना चाहिए। एक बार सही से करके भी देख लेते हैं। 51 सॉरी 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 51, हाँ ठीक है बिल्कुल 1:1। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंफर्टेबल है? 2009 का सवाल जल्दी से करो। मोनोक्रोमैटिक लाइट है ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर। लाइट की वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 667 नैनोमीटर दे रखी है। प्रोड्यूस बाय हीलियम नियॉन लेजर। द पावर एमिटेड इज, पावर दे रखी 9 मिलीवॉट। द नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन एवरेज पूछा गया है। तो पावर इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन लिखते हैं। पावर कितनी दे रखी? 9 मिलीवॉट। मिली को प्यार मोहब्बत में क्या 10⁻³ लिखते हैं। नंबर ऑफ पर फोटॉन्स पर सेकेंड की वैल्यू पूछी गई है। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन 661 दे रखी है। अगर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो 12400 12400 अपॉन 600 नहीं, सिंगल जीरो आएगा बिकॉज नैनोमीटर में 667 यही आएगा। 12400 को 667 से कैलकुलेट करें, डिवाइड करें, सॉरी 12400 को 667 से डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेटली ये 1.85 आ जाएगा, या 1.9 लिख दो इसे। अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। 1.9 को अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा पार्टी? इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ी दिक्कत कुछ नहीं, कैलकुलेशन है तो करनी पड़ेगी। दूसरा एक जुगाड़ ये है कि अब देख रहे हैं ये वाली कैलकुलेशन अगर डिफिकल्ट पड़ रही है और हमें एनर्जी भी जूल्स में चाहिए, तो सारी यूनिट टर्म्स जो है एसआई यूनिट के फॉर्म में लिख देते हैं, अपना काम शायद आसान हो जाए। इस केस में आसान हो भी रहा है इनफैक्ट। या इसकी वैल्यू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है। और लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.67 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻19 दे रखी है। अब आप देखोगे तो 6.67 से 6.6 कट गया। तो चूंकि हमें एनर्जी जूल में ही चाहिए थी तो हम एच सी की वैल्यू 124 यूज करने की जगह, बिकॉज वहां से तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, फिर उसे 1.6 से मल्टीप्लाई करो, तो हम डायरेक्टली सारी टर्म्स वैल्यू एसआई में पुट कर दे। एच की वैल्यू एसआई यूनिट में 6.6 एंड 10⁻34 होती है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है लैम्डा। तो डायरेक्टली अपना आंसर एनर्जी इन जूल आ जाएगा। यहां से एनर्जी जो आई 10⁻⁻34 था, 10⁸ है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, ये ऊपर ले जाओ 10⁻⁻19 को, तो -34 था, ये +19 हो जाएगा, 19 माइनस कर दो तो 34 में से 14 माइनस कर दोगे 20 हो जाएगा, 5 और माइनस कर दो 15 हो जाएगा, 10⁻⁻15। तो 3 इंटू 10⁻⁻15 जूल ये आ जाएगी एनर्जी। यहां पुट कर दे, 3 से 3 कट गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 10⁻⁻15। ये ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 10⁻12, 3 इंटू 10⁻12। कुछ तो एरर मैंने करी है तभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, लेट मी चेक अगेन। अच्छा ये 10⁸ क्या भूख लगी थी खा गया मैं? ये ऊपर जाएगा
10 टू पावर -15 और ये 10 टू द पावर 8 और आ जाएंगे। तो इन 10 टू द पावर 8 10 टू पावर -19 था, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, 19 + 8 कर दोगे कितना हो जाएगा 27। तो 34 में से आप क्या करेंगे 27 माइनस कर देंगे। सब गड़बड़ है। ई की वैल्यू एच सी बाई लेमडा यूज करेंगे दोस्त, गलती से 10 टू द पावर -19 लिख दिया है वो। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर 9 होता है, तो 667 इंटू 10 टू द पावर -9। यही गड़बड़ होती है लगातार। तो यहाँ 10 टू द पावर -19 है, 10 टू द पावर माइनस का 9 है, तो -9 ऊपर जाएगा +9 हो जाएगा, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17। तो 34 में से 17 माइनस करोगे क्या बचाएगा 17। तो बेसिकली ये सब तो कट जाएगा। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 था, इससे काट दोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये काट दोगे तो 10 टू द पावर -7 बचेगा, -7 ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 34 में से 15 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो यहाँ पे काटा पीटी मचा दो कि 10 टू द पावर -19 लिखोगे, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस का 19 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 19 प्लस हो जाएगा, -3 कर दोगे तो 16 आ जाएगा। तो 10 टू द पावर 16 वाला जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्ट चॉइस होगा। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। कंफर्टेबल है दोस्त, आगे बढ़ जाए चलिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है मोमेंटम फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। मोमेंटम फोर्स और रेडिएशन प्रेशर की भी बात कर लेते हैं एक फोटोन के लिए, उस पर भी सवाल कर लेते हैं। क्या होता है बच्चा पार्टी रेडिएशन प्रेशर का मतलब क्या होता है? मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट आके पड़ रही है, तो लाइट मतलब फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं, फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं तो क्या कुछ मोमेंटम इम्पार्ट कर रहे होंगे, मोमेंटम कर रहे होंगे, तो लाइट की वजह से भी इस प्लेट पे एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा तो इस पे एक प्रेशर भी फील हो रहा होगा, तो उसी प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। अब सवाल कैसे आते हैं इस पे डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। दो तरीके की सरफेसेस आपके एग्जाम में है। पहली सरफेस है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। कैसी सरफेस है? कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। अगर दोस्त मैं कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस की बात करूं, इसका मतलब क्या है? मान लो ये कोई सरफेस थी, ठीक है, इस पे कोई फोटोन आया, टकराया और टकरा के यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, वापस नहीं गया, इसी सरफेस में क्या, इस सरफेस ने जितनी भी एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो इस केस में कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग केस में क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं समझो। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c होता है। क्या फोटोन की प्रॉपर्टी में मोमेंटम ऑफ फोटोन E/c पढ़ा था? तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं, इस केस में तुम देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या E/c है, और फाइनल मोमेंटम ऑफ, अगर जब टकरा के एब्जॉर्ब हो गया मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटोन 0 हो गया। फोटोन का इनिशियल मोमेंटम E/c था, फाइनल 0 हो गया। तो अगर मैं इस केस में मोमेंटम की बात करूं तो E/c होता है चेंज इन मोमेंटम 0 माइनस चेंज इन मोमेंटम का, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E/c होगा, E/c माइनस 0 क्या E/c होगा। तो चेंज इन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के केस में E/c आता है। थर्ड चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है फोर्स। फोर्स क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी? फोर्स होता है बच्चा पार्टी भारतीय संस्कृति के अनुसार
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा डी पी बाई डी टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी फोर्स लिखते हैं। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू तो ये है, टाइम, ये सारी वैल्यूज मैं डायरेक्टली पुट करता हूं, तो ये E बाय सी इंटू डेल्टा टी, E बाई डेल्टा टी दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गई। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? पावर हो जाता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या पावर हो जाता है? जगह कम पड़ रही है, यहां से लिखता हूं। फोर्स जो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, वो बीच वाले एलिमेंट हटा ही देता हूं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, जो कि तुम्हें जो फॉर्मूले याद रखने से वो उतना ध्यान रखो। पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इंटेंसिटी के टर्म में बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू एरिया ऑफ सरफेस कर दोगे तो आपका पावर हो जाएगा। फोर्स निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम तुम्हें यही फॉर्मूला यूज आएगा, यही फॉर्मूला यूज आएगा, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू एरिया। ये फॉर्मूले ध्यान ही रखने हैं, इसका मतलब एक्सप्लेन हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में तुम्हें फॉर्मूले याद करके वैल्यू ही पुट करनी है। तो ये भी आज का होमवर्क है कि ये फॉर्मूले तुम्हें मुंह पे याद होने चाहिए, इतनी बार लिख दो कि याद हो जाए। थर्ड आता है प्रेशर की बात है। प्रेशर कितने बच्चे मानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है? फोर्स का फॉर्मूला तो ये था, इसे एरिया से और डिवाइड कर दोगे तो जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। रेडिएशन प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, बेसिकली इसकी वैल्यू इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट आई बाई सी के बराबर आ जाती है। किसके बराबर थे? बस यही बेसिक्स फॉर्मूला। मोमेंटम सबको पता था, ई बाई सी, इनिशियल ई बाई सी था, फाइनल जीरो है, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ई बाई सी आ गई। फोर्स कितना लगता है? दो फॉर्मूले हैं, पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, अगर पावर दे रखी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे रखी है तो इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इंटू एरिया कर दोगे। प्रेशर की बात करेंगे तो आई बाई सी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है ये। दूसरी जो तुम्हें सरफेस दिखने वाली है वो है, कहते हैं उसे कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस केस में देखो क्या होगा बच्चा पार्टी, समझते हैं, फिर फॉर्मूले भी तो रट ही लेंगे, फॉर्मूले रटने में तो कोई बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन समझना जरूरी है। ये कोई प्लेट है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कोई फोटोन आया, टकराएगा, टकराने के बाद सेम मोमेंटम से, पहले अगर मोमेंटम p था तो अभी भी p मोमेंटम से ही लौट जाएगा। तो अगर बच्चा पार्टी इस केस में मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, वो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या भारतीय संस्कृति में ई बाई सी लिखते थे? फाइनल मोमेंटम की बस डायरेक्शन ही चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या बच्चा पार्टी विद डायरेक्शन कंसिडरेशन क्या मैं माइनस का ई बाई सी लिख दूंगा? अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो क्या वैल्यू माइनस का 2e/c हो जाएगा? फाइनल की जगह माइनस ई बाई सी लिख दो, माइनस का साइन उतार दो, इनिशियल की जगह ई बाई, सॉल्व करके क्या माइनस 2e/c हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो माइनस का 2e/c, माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। तो सिंपल सी बात, आते हैं अपने मुद्दे की। अगर तुमसे इस केस में चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो आंसर आ जाता है 2e/c। चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो 2e/c। फोर्स ऑन अ मेटल प्लेट, फोर्स ऑन अ प्लेट पूछा होगा तो 2 टाइम्स जो भी पावर ऑफ लाइट सोर्स दे रखा होगा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, या फिर 2I/c इंटू एरिया हो जाएगा। वहीं अगर बच्चा पार्टी प्रेशर की बात करूं, प्रेशर की बात करूं तो सिंपली 2I/c हो जाएगा। देखो इन दोनों फॉर्मूलों में कोई फर्क नहीं है, बस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा पी 2e/c हो जाएगा कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के केस में, फोर्स 2 टाइम्स पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट या 2I/c इंटू एरिया हो जाएगा। रेडी प्रेशर की बात करें, रेडिएशन प्रेशर की, इस केस में I/c था, उसमें कितना आ जाएगा 2I/c। 2 का मल्टीप्लीकेशन क्यों हो रहा है? बेसिकली चेंज इन मोमेंटम डबल हो जा रहा है, पहले एब्जॉर्ब हो जा रहा था तो फाइनल मोमेंटम 0 हो रहा था, अभी उसी मोमेंटम से रिफ्लेक्ट बैक कर देते मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस E/c, उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू माइनस का 2E/, माइनस का 2E/c।
ठीक है, माइनस का 2E/c। कंफर्टेबल है चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू। अगर चेंज इन मोमेंटम जो है फर्स्ट केस में जो आ रहा था E/c, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, बिकॉज फोर्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखते हो। फोर्स डबल हो जाएगा तो प्रेशर डबल डबल हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स पावर अपॉन सी या फिर 2I/c इंटू एरिया, और पावर की बात करें तो 2I/c हो जाएगा। तो बस इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे, सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। एक सवाल है, जल्दी से सॉल्व कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इफ इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड देन फाइंड आउट रेडिएशन प्रेशर। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला I/c लगा दोगे। I कितना है 1.4, सारी चीजें SI यूनिट में है। किलोवाट, किलो मतलब 10⁻3। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸8। तो 1.4 को 3 से डिवाइड कर दो। 1.4 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.46 इंटू 10⁸8 ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -8, तो ये आ जाएगा -5। ये प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कंफर्टेबल है। अब कुछ सवाल हैं, ठीक है। ये सवाल तुम्हें, कुछ सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये एक सवाल जो है, कुछ नहीं, एक ही सवाल है जो आपको होमवर्क में करना है। आगे की कहानी जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे। आज का होमवर्क क्या है, DPP2 जो कल दी थी, अब उसके जो सवाल नहीं हो पा रहे थे वो अब ट्राई कर लेंगे कंप्लीट DPP2। और कल जो यकीन की मॉड्यूल से होमवर्क दिया था यही आपका होमवर्क है। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। एक तो रेडिएशन प्रेशर वाले जो फॉर्मूले थे वो याद रख रहे हैं, प्लस पूरा का पूरा जो है अभी तक मॉडर्न फिजिक्स जो भी पढ़ी है पूरी रिवाइज कर लेनी है। कल डी ब्रॉगली छोटा सा पार्ट है वो पढ़ो के अपन 1 से 1.5 घंटा PYQ की प्रैक्टिस करेंगे। PYQ मैंने बताया मैं टेस्ट के फॉर्म में लूँगा, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि कोई भी बच्चा पहले से PYQ देख के नहीं आएगा। सिर्फ जो मैंने पढ़ाया है उन नोट्स को रिवाइज करना है, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। कल मिलते हैं एक धमाकेदार सेशन के साथ।